मैं हमेशा से ही कमजोर था। सबने बार बार मेरा मजाक उड़ाया। मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी। मेरा भी एक परिवार है। मैं भी जिंदा अपने घर लौटना चाहता था। मुझे नहीं मरना है। काश, काश कि मुझे एक और मौका मिलता। क्या होता है जब दुनिया का सबसे कमजोर हंटर मौत के मुंह में फंस जाए? चलो देखते हैं सोलो लेवलिंग की एपिक शुरुआत। कहानी की शुरुआत होती है 3 साल पहले के एक फ्लैशबैक से, जहां कुछ लो लेवल हंटर्स खतरनाक एंड मॉन्स्टर्स से लड़ रहे थे। ये हंटर्स बहुत कमजोर थे और उन मॉन्स्टर्स का बाल भी बांका नहीं कर पा रहे थे। तभी उन्हें बचाने के लिए धमाकेदार एंट्री होती है एस रैंक हंटर्स की। देखते ही देखते वहां सफेद चींटियां भी आ जाती हैं, जो लाल वालों से कहीं ज्यादा ताकतवर थीं। लेकिन एस रैंक हंटर अपनी पावर बढ़ाता है और एक ही झटके में उन्हें तबाह कर देता है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि आज से 10 साल पहले दुनिया में अचानक रहस्यमयी गेट्स खुलने लगे थे। ये गेट्स दूसरे डायमेंशन से जुड़े थे, जहां से आते थे खौफनाक मॉन्स्टर्स। इन मॉन्स्टर्स पर इंसानों के आम हथियार बिल्कुल बेअसर थे। जो लोग इन मॉन्स्टर्स से लड़ने की ताकत रखते थे, उन्हें हंटर्स कहा गया। हर हंटर की पावर के हिसाब से उनकी एक रैंक होती है: एस, ए, बी, सी, डी और सबसे आखिर में ई रैंक। अब कहानी आती है प्रेजेंट डे में। यहां एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर सुंग जिनवू की। ये है ई रैंक का सबसे कमजोर हंटर। वहां खड़ा एक बंदा दूसरे से कहता है, तुम्हें पता है, ये यहाँ का सबसे फिसड्डी हंटर है। एक बार ये ई रैंक गेट में गया था और सीधा हॉस्पिटल पहुंच गया। धीरे बात करो वरना वो सुन लेगा। लेकिन जिनवू ये बातें सुन लेता है और खुद से कहता है, क्या फायदा, वैसे भी उन्होंने सच ही तो कहा है। तभी वहां जूही आती है और उससे कहती है, तुम्हें फिर से चोट लग गई, तुम अपना ध्यान रखना कब सीखोगे? जिनवू शर्म के मारे बस इतना कहता है कि एक नॉर्मल ई रैंक मॉन्स्टर ने ही उसका ये हाल किया है। तभी हंटर्स का लीडर कहता है, क्या सब लोग तैयार हैं? तो चलो। सब उस गेट के अंदर जाने लगते हैं। एक हंटर जिनवू से कहता है, हमारे पीछे ही रहना, वरना तुम्हें फिर से हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। जिनवू मजबूर था और सोचता है, मेरे पास नए हथियार लेने के पैसे नहीं थे, इसलिए इसी कमजोर चाकू से काम चलाना होगा। असल में हंटर्स इन मॉन्स्टर्स को मारकर उनके अंदर से एसेंस स्टोन्स निकालते हैं। इन्हीं स्टोन्स को बेचकर उनका घर चलता है और इनसे हाईटेक हथियार भी बनते हैं, जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते। गुफा में रेड के दौरान जिन्बू को भी एक ई रैंक स्टोन मिल जाता है और वो बहुत खुश होता है। पर अचानक एक मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है। उसकी जान जाने ही वाली थी कि जूही अपनी हीलिंग मैजिक से उसे बचा लेती है। बाकी हंटर्स मिलकर उस गुफा के बॉस को हरा देते हैं। जूही हैरानी से पूछती है, क्या तुम सच में हंटर हो या फिर कोई नॉर्मल इंसान? जिन्वू सोच ही रहा था कि चलो मिशन कंप्लीट हो गया, पर तभी उन्हें वहां एक छुपा हुआ रास्ता मिलता है, एक डबल डंजन। अंदर जाना है या नहीं, इस पर लीडर वोटिंग करवाता है। 6 लोग हां बोलते हैं और 6 लोग ना। आखिरी और डिसाइडिंग वोट जिन्वू के पास था। अपनी बीमार मां के इलाज और बहन की पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए वो रिस्क लेने का फैसला करता है और हां बोल देता है। गुफा में 40 मिनट चलने के बाद जूही घबराकर जिन्वू से कहती है कि उसे अंदर आने का ये आइडिया ठीक नहीं लग रहा। तभी उनके सामने आता है एक बेहद बड़ा और भयानक गेट। जैसे ही वे उस गेट को खोलते हैं, अंदर की सारी मशालें अपने आप जल उठती हैं। पूरा कमरा प्राचीन और विशाल मूर्तियों से भरा था। उनमें से एक सबसे बड़ी मूर्ति वहां के लीडर या भगवान जैसी लग रही थी। उस मंदिर के 3 नियम थे। पहले, देवता का सम्मान करो। दूसरा, उसकी तारीफ करो। तीसरा, अपनी भक्ति साबित करो। और जो इन नियमों को नहीं मानेगा, वो जिंदा नहीं बचेगा। अचानक वो विशाल दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। एक डी रैंक हंटर डर कर बाहर भागने लगता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे को हाथ लगाता है, एक मूर्ति आगे बढ़ती है और एक ही झटके में उसका सिर धड़ से अलग कर देती है। सब डर से कांपने लगते हैं। जिन्वू डर के मारे सोचता है, वो डी रैंक का हंटर था, वो मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर था, पर एक झटके में मारा गया। अब मेरा क्या होगा? जिन्वू हमेशा से मौत के करीब रहा था, इसलिए उसका दिमाग खतरे को जल्दी भांप लेता है। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, उसे मौत सामने दिखती है और वो जोर से चिल्लाता है, सब लोग नीचे बैठो। और अगले ही सेकंड उस विशाल भगवान की मूर्ति की आंखों से एक बेहद भयंकर लेजर अटैक निकलता है। जो भी उसकी जद में आया, वो वहीं जलकर राख बन गया। सब हैरान और दहशत में थे। आखिर ये हो क्या रहा है? हंटर का लीडर सबसे चिल्लाकर कहता है, कोई अपनी जगह से नहीं हलेगा, वरना मारे जाओगे।
वो तुरंत जिन्वू की तरफ देखता है और कहता है, जिन्वू, अगर तुमने हमें पहले अलर्ट नहीं किया होता तो हम सब मारे जाते। तुम्हें ये सब पहले से पता था ना? थैंक यू हमारी जान बचाने के लिए। फिर लीडर सबसे पूछता है, क्या किसी को वो रूज याद हैं जो हमने गेट पर देखे थे? जिन्वू के दिमाग में एक सन्नाटा छा जाता है। वो उस विशालकाय मूर्ति को देखता है और सोचता है, कहीं ये वही देवता तो नहीं? अगले ही पल कहानी एक स्कूल में शिफ्ट होती है, जहां एक लड़की जिनवू की बहन जिन आ से पूछती है, तुम्हारा भाई एक हंटर है ना? जिना मुस्कुराकर कहती है, हाँ, लेकिन वो बस एक ई रैंक हंटर है। वैसे तुम ये क्यों पूछ रही हो? वो लड़की बात को टालते हुए कहती है, बस ऐसे ही। लेकिन उन्हें नहीं पता कि वहां डबल डंजन में क्या कयामत चल रही है। डंजन के अंदर एक हंटर खौफ में आ जाता है। वो कहता है, मैं यहां मरने वाला नहीं हूं। उसे अपनी रफ्तार पर पूरा भरोसा था। वो पूरी ताकत से दरवाजे की तरफ भागता है, लेकिन तभी मूर्ति का राजा अपनी आंखों से एक भयानक लेजर निकालता है और उसे पल भर में जलाकर खाक कर देता है। ये देखकर जिन्वू का दिमाग तेजी से चलने लगता है। उसे पहला नियम याद आता है, वॉरशिप द लॉर्ड। जिन्वू तुरंत खड़ा होता है और चिल्लाता है, सब लोग झुक जाओ। वो खुद तुरंत जमीन पर सिर रखकर झुक जाता है। सब लोग उसे देखकर मूर्ति के सामने अपना शरीर झुका देते हैं और इसी के साथ पहला नियम पूरा होता है। तभी वो विशालकाय मूर्ति एक ऐसी डेविल स्माइल देती है जिसे देखकर सबके पसीने छूट जाते हैं। सब लोग खड़े होते हैं और सोचते हैं, क्या ये सब खत्म हो गया? क्या अब हम जिंदा बच जाएंगे? लेकिन तभी वो मूर्ति अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। जिन्वू समझ जाता है कि अब उन्हें दूसरे नियम का पालन करना होगा, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन सब हैरान थे कि तारीफ करें तो कैसे। उसमें से एक हंटर आगे आता है और कहता है, रुको, मुझे कोशिश करने दो। मैं प्रार्थनाओं और धार्मिक ग्रंथों के बारे में अच्छे से जानता हूं। वो मूर्ति के सामने पूजा करने लगता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो विशाल मूर्ति उसे एक चींटी की तरह अपने पैरों तले मसल देती है। दहशत में सब लोग भागने लगते हैं। एक हंटर एक ऐसी मूर्ति के पास जाता है जिसके हाथ में हथियार था। उसे लगता है वो सुरक्षित है, लेकिन वो मूर्ति उसे बीच से 2 टुकड़ों में काट देती है। जिन्वू सभी मूर्तियों को गौर से देखता है, जिनके हाथ में तलवार, भाला या ढाल थी। तभी उसे सब समझ आ जाता है। वो चिल्लाता है, जिन जिन मूर्तियों के हाथ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके पास जाओ। एक हंटर जैसे ही इंस्ट्रूमेंट वाली मूर्ति के पास जाता है, वो म्यूजिक बजाने लगती है और वो बच जाता है। लेकिन जिन्वू और जूही दोनों एक ही मूर्ति के पास चले जाते हैं, इसलिए वो इंस्ट्रूमेंट नहीं बजता। जिन्वू जूही को वहीं छोड़कर दूसरी मूर्ति की तरफ भागता है। मूर्ति का राजा उसके पीछे पड़ जाता है और उसे कुचलने ही वाला होता है कि जिन्वू एक मूर्ति के पास जाकर गिरता है। उस मूर्ति के हथियार से जिन्वू का पैर कट जाता है। पूरा जख्मी होने के बाद भी जिन्वू हार नहीं मानता। रेंगते हुए उस इंस्ट्रूमेंट वाली मूर्ति के पास पहुंचता है और म्यूजिक स्टार्ट होते ही बच जाता है। जिन्वू कहता है, तो ये था तारीफ करने का सही तरीका। जूही रोते हुए जिन्वू को हील करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी जादुई ताकत खत्म हो चुकी थी। वो अपनी लिमिट पर पहुंच जाती है। तभी बीच में एक ऑल्टर प्रकट होती है। जिन्वू समझ जाता है कि यही है तीसरा नियम, अपनी भक्ति साबित करो, प्रूव योर डिवोशन, यानी एक बलिदान। एक हंटर गुस्से में लीडर से कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, इसलिए तुम ही पहले वहां जाओगे। लीडर जैसे ही वेदी के पास जाता है, वहां एक विशाल फ्लेम जल उठती है। जिन्वू कहता है, क्या तुम मुझे वहां ले जा सकते हो? जैसे ही बाकी लोग वहां आते हैं, 3 और मशालें जल उठती हैं, फिर 2 और मशालें जलती हैं और एक नीली रोशनी चारों तरफ फैल जाती है, जिससे डंजियन का मुख्य दरवाजा खुल जाता है। दरवाजा खुलते ही बाकी मूर्तियां जाग उठती हैं और उनकी तरफ बढ़ने लगती हैं। जिन्वू उन्हें देखकर चिल्लाता है, इन मूर्तियों को देखते रहो, अगर तुम इन पर नजर रखोगे तो ये नहीं हिलेंगी। लेकिन डर के मारे एक लड़की वहां से भाग निकलती है। जिन्वू को समझ आता है कि ये नीली रोशनी एक टाइमर की तरह है और जब भी कोई भागता है, वक्त और कम हो जाता है। एक और बंदा सबको धोखा देकर वहां से भाग जाता है। अब मशाल की रोशनी बुझने वाली थी। टीम का लीडर कहता है, तुम दोनों अब यहां से चले जाओ। लेकिन खौफ के मारे जूही के पैर पैरालाइज हो चुके थे, वो हिल नहीं पा रही थी। जिन्वू अपना बलिदान देने का फैसला करता है। वो लीडर से कहता है, आप जूही को उठाइए और यहां से चले जाइए। मैंने इसे बाहर ले जाने का वादा किया था। लीडर बहस करता है, पर जिन्वू उसे जबरदस्ती वहां से भेज देता है। अब उस खौफनाक डंजियन में सिर्फ जिन्वू अकेला बचा था, जो जमीन पर लहूलुहान हालत में पड़ा था। वो कहता है, आ जाओ, देख लेंगे। मैं जानता हूं कि मैं हमेशा से सबसे कमजोर था।
सबने मेरा मजाक उड़ाया, लेकिन मैंने हमेशा अपनी पूरी कोशिश की। मेरा भी एक परिवार है, मैं भी घर जिंदा जाना चाहता हूं, मुझे नहीं मरना। काश मुझे एक और मौका मिले। और तभी पूरे डंजियन में एक रोबोटिक आवाज गूंजती है और हवा में एक डिजिटल स्क्रीन फ्लैश होती है। यदि आप इसे स्वीकार नहीं करते हैं तो आपका दिल 0 मिनट 2 सेकंड में धड़कना बंद कर देगा। क्या आप स्वीकार करेंगे? आपने प्लेयर खिलाड़ी बनने की योग्यता प्राप्त कर ली है। क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? जिनवू अपनी आखिरी सांस लेते हुए कहता है, हाँ। और इसी के साथ दुनिया के सबसे कमजोर हंटर की कहानी हमेशा के लिए बदल जाती है। तभी अचानक जिनवू की आंखें खुलती हैं। वो खुद को एक अस्पताल के बेड पर पाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जो हाथ पैर वो उस खौफनाक मंदिर में गवा चुका था, वो रातों रात कैसे ठीक हो गए। वो अस्पताल कैसे आया? जिनवू सोचता है, क्या वो सब बस एक बुरा सपना था? तभी वहां हंटर एसोसिएशन के 2 एजेंट्स आते हैं। वो जिनू से कहते हैं, तुम पूरे 3 दिन से बेहोश थे। जब व्हाइट टाइगर गिल्ड को उस दोहरे काल कोठरी के बारे में पता चला तो वो भागते हुए वहां पहुंचे, लेकिन वहां उन्हें सिर्फ तुम बेहोश मिले। ना तो वहां वो खौफनाक मंदिर था और ना ही वो जानलेवा मूर्तियां। जिन्मू को अपनी कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। एजेंट्स जिन्मू से पूछते हैं, क्या इस हादसे के बाद तुम्हें अपने अंदर किसी नई जादुई ताकत का एहसास हुआ है? जिन्वू के मन में एक उम्मीद जगती है, क्या मेरा एस रैंक रीअवेकनिंग हुआ है? एजेंट एक रैंक नापने वाली मशीन लाते हैं और जिन्वू से अपना रैंक चेक करने को कहते हैं। लेकिन जैसे ही टेस्ट होता है, जिन्वू का मैना स्कोर सिर्फ 10 आता है। एजेंट्स निराश होकर माफी मांगते हैं और कहते हैं, हमें लगा शायद कोई चमत्कार हुआ है, पर यह तो अभी भी दुनिया का सबसे कमजोर हंटर है। तभी वहां जिन्वू की छोटी बहन जीना आ जाती है। वो गुस्से और चिंता में कहती है, तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखते? बाकी सब तो ठीक लौटा है, हमेशा तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अगर अगली बार तुम्हें खरोंच भी आई तो मैं स्कूल छोड़कर कोई जॉब ढूंढ लूंगी। तभी जिन्वू की नजर हवा में तैरती हुई एक अजीब स्क्रीन पर पड़ती है। जिन्वू अपनी बहन से पूछता है, क्या तुम उसे देख सकती हो? जिनो हैरान होकर कहती है, किसे? जिन्वू बात को टाल देता है और पूछता है, अच्छा ये बताओ, किसी गेम में मैसेज बॉक्स कैसे खोलते हैं? जिनो कहती है, सिंपल है, मन में सोचो, मैसेज बॉक्स ओपन और पढ़ लो। इतना कहकर वो चली जाती है। अब जिन्वू अकेले में उस सिस्टम के मैसेज को पढ़ता है। स्क्रीन पर लिखा था, ये सिस्टम प्लेयर को ताकतवर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। अगर नियमों का पालन नहीं किया गया तो पेनल्टी मिलेगी। जिन्वू को अपना पहला डेली मिशन मिलता है। 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर रनिंग। जिन्वू इसे एक मजाक समझकर इग्नोर कर देता है। दूसरी तरफ हम हंटर एसोसिएशन के लीडर को देखते हैं, जो एक हंटर लड़की से कहता है, तुम्हें अगले बी रैंक रेड में नए हंटर्स के लिए एक इंस्ट्रक्टर के रूप में जाना है। क्या तुम इसे संभाल लोगी? वो लड़की थोड़ी नर्वस है, पर लीडर उसे हौसला देता है। इसी बीच शहर की एक सड़क पर अचानक एक नया गेट खुल जाता है और लोग डरकर हंटर्स का इंतजार करने लगते हैं। उधर अस्पताल में रात के 12 बजते ही जिन्वू के सामने रेड स्क्रीन चमकती है। डेली मिशन फेल, पेनल्टी जोन में ट्रांसफर किया जा रहा है। पलक झपकते ही जिन्वू अस्पताल से गायब होकर एक खौफनाक रेगिस्तान में पहुंच जाता है। स्क्रीन पर लिखा आता है, पेनल्टी मिशन, 4 घंटे तक सरवाइव करें। तभी वहां एक विशालकाय रेगिस्तानी मॉन्स्टर, जहरीला सेंटीपीड, जिन्वू पर हमला कर देता है। अस्पताल में जब नर्स कमरे में आती है तो जिन्वू को गायब पाकर परेशान हो जाती है। उधर रेगिस्तान में जिन्वू अपनी जान बचाकर भाग रहा था। 2 घंटे बीत चुके थे, वो थक कर चूर था और मौत उसके ठीक पीछे थी। लेकिन जिन्वू हार नहीं मानता। जैसे ही 4 घंटे पूरे होते हैं, जिन्वू सीधे अपने अस्पताल के कमरे के फर्श पर आ गिरता है। नोटिफिकेशन आता है, सर्वाइवल टास्क कंप्लीट। नर्स उसे जमीन पर गिरा देख हैरान रह जाती है। अगले कुछ दिनों में जिन्वू समझ जाता है कि यह स्क्रीन सिर्फ उसे दिखती है। हर दिन मिशन पूरा करने पर उसे 3 रिवॉर्ड्स मिलते हैं, फुल बॉडी रिकवरी, एबिलिटी पॉइंट्स और एक रैंडम बॉक्स। जिन्वू हंसते हुए एक रैंडम बॉक्स खोलता है तो उसमें से एक रहस्यमयी चाबी निकलती है। स्क्रीन पर लिखा आता है, एक खास तहखाने की चाबी। जिन्वू को उस खौफनाक मूर्ति के राजा की याद आती है। वो समझ जाता है कि खुद को मजबूत बनाने का यही इकलौता रास्ता है। टीवी पर न्यूज़ चल रही थी कि शहर में डी रैंक गेट्स बढ़ रहे हैं। इस बीच जिन्वू अस्पताल में अपनी मां से मिलने जाता है, जो एक गंभीर बीमारी, इटर्नल स्लीप डिसीज की वजह से सालों से कोमा में है। ये बीमारी लाखों में से किसी एक को होती है। मां के इलाज के पैसों के लिए ही जिन्वू अपनी जान दांव पर लगाकर हंटर बना था।
जिन्वू खुद से वादा करता है, मैंने कर दिखाया माँ, अब मैं इस सिस्टम की मदद से आपका इलाज ढूंढ कर रहूंगा। तभी जिन्वू अपनी पूरी तैयारी के साथ उस जगह पहुंचता है जिसकी चाबी उसे सिस्टम से मिली थी। वो एक बिल्कुल आम सा दरवाजा था, लेकिन जैसे ही जिन्वू वो जादुई चाबी उसमें डालता है, वो नॉर्मल सा दरवाजा एक खौफनाक डंगोन गेट में बदल जाता है। जिन्वू एक लंबी सांस लेता है और अंदर कदम रखता है। उसके अंदर जाते ही पीछे से गेट धड़ाम से बंद हो जाता है। हैरानी की बात यह थी कि बाहर मौजूद नॉर्मल लोग उस दरवाजे के आर पार जा सकते थे। उन्हें कुछ महसूस नहीं हो रहा था। जिन्वू समझ जाता है, मैं अब इंसानी दुनिया में नहीं बल्कि एक अलग ही डायमेंशन में आ गया हूं, और ये कोई आम तहखाना नहीं है। जिन्वू सोच रहा था कि अगर अंदर कोई खतरा हुआ तो वो तुरंत बाहर भाग जाएगा, पर अब ऐसा मुमकिन नहीं था। तभी उसके सामने हवा में एक लाल रंग की सिस्टम स्क्रीन चमक उठती है। आप इंस्टेंस डंगोन में प्रवेश कर चुके हैं। आप यहां से तब तक बाहर नहीं निकल सकते जब तक आप डंगोन के बॉस को नहीं मार देते या टेलीपोर्टेशन स्टोन ढूंढकर उसका इस्तेमाल नहीं करते। ये पढ़ते ही जिन्वू के होश उड़ जाते हैं। वो खुद से बात करते हुए कहता है, अब मैं क्या करूं? मेरे अंदर तो पहले से ही लड़ने का कॉन्फिडेंस नहीं बचा है। तभी अचानक अंधेरे को चीरते हुए वहां कुछ खौफनाक मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। जिन्वू अपनी जान बचाने के लिए उन मॉन्स्टर्स से भिड़ जाता है। शुरुआत में उसे थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उन सबको एक एक करके मार गिराता है। अपनी जीत देखकर जिन्वू को थोड़ी राहत मिलती है और वो कहता है, शायद शायद मैं सच में थोड़ा ताकतवर हो गया। लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। अंधेरे में से एक और विशालकाय मॉन्स्टर बाहर निकलता है। एक लाल आंखों वाली खौफनाक लोमड़ी, स्टील फैंग्ड लिकैन। वो इतनी फुर्तीली थी कि जैसे ही जिन्वू उस पर हमला करता है, वो एक ही झटके में जिन्वू का लोहे का चाकू चकनाचूर कर देती है। जिन्वू ये देखकर सन्न रह जाता है। वो समझ जाता है कि ये मेरे अंदाजे से कहीं ज्यादा ताकतवर है। डर के मारे जिन्वू के पैर कांपने लगते हैं। तभी वो खौफनाक लोमड़ी जिन्वू पर छलांग लगाती है और उसके शरीर पर एक गहरी खरोंच मार देती है। दर्द से कराहते हुए जिन्वू के मुंह से निकलता है, हीलर। लेकिन अगले ही पल उसे एक डरावनी सच्चाई का एहसास होता है। यहां कोई हीलर नहीं है। यहां मेरे अलावा कोई नहीं है। अगर मैं यहां थोड़ा सा भी घायल हुआ तो मेरी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। और तभी वो खौफनाक लोमड़ी अपना जबड़ा फाड़े जिन्वू की तरफ पूरी रफ्तार से मौत बनकर झपटती है। वो भेड़िए के जानलेवा हमले से बाल बाल बचता है और एक ऐसी लंबी छलांग लगाता है जिस पर उसे खुद भी यकीन नहीं होता। हवा में उड़ते हुए वो सोचता है, मैं इतनी लंबी छलांग कैसे मार पा रहा हूं? मेरी रफ्तार पहले से काफी तेज हो चुकी है। उसके अंदर का डर अब गुस्से में बदल रहा था। वो खुद से कहता है, आखिर मैं कब तक ऐसे डरता रहूंगा? और सीधे उस भेड़िए के मुंह पर एक जोरदार मुक्का जड़ देता है। लेकिन उस खूंखार भेड़िए को ज्यादा कुछ नहीं होता। पलटकर वो जिन्वू पर वार की बरसात कर देता है। जिन्वू समझ जाता है कि वो खाली हाथ ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। तभी उसे अपनी इन्वेंट्री याद आती है और वो उसमें से एक जादुई हथियार निकालता है। हथियार के निकलते ही वो भेड़िया वहीं ढेर हो जाता है। जिन्वू उस हथियार को देखकर हैरान था। उसे याद आता है कि किसी ने इस हथियार की कीमत $3 मिलियन बताई थी, जिसे वो शायद जिंदगी भर की कमाई से भी नहीं खरीद पाता। तभी वहां कुछ और खूंखार भेड़िए आ जाते हैं। जिन्वू उनमें से एक को मार गिराता है और सोचता है, मैंने जो दर्द झेला है उसके आगे ये राक्षस कुछ भी नहीं है। वो सिस्टम की स्क्रीन देखता है। उसका लेवल अब 2 हो चुका था। वो हिसाब लगाता है कि डेली मिशन से उसे सिर्फ कुछ पॉइंट मिलते हैं, लेकिन इस तरह लड़ने से उसका लेवल तेजी से बढ़ेगा। उसे एहसास होता है कि इंटेलिजेंस और सेंस जैसी कई एबिलिटीज मौजूद हैं, लेकिन फिलहाल स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा जरूरी है। उसकी स्ट्रेंथ अभी 32 थी, जो पहले के मुकाबले काफी ज्यादा थी। वो समझ जाता है कि यही ताकतवर बनने का असली तरीका है। राक्षसों को मारने पर उसे कोई स्टोन तो नहीं मिलता, लेकिन एक नया आइटम मिलता है, भेड़िए का दांत। सिस्टम में एक स्टोर भी मौजूद था जहां वो इस दांत को बेचकर 20 गोल्ड कॉइन कमा लेता है। वो सोचता है कि टेलीपोर्टेशन स्टोन उसे बाहर तो निकाल सकता है, लेकिन वो मिलेगा कहां? उसे पता था कि बॉस को हराए बिना वो यहां से बाहर नहीं जा सकता। तभी उसे घेरने के लिए 6 और भेड़िए आ धमकते हैं। लेकिन इस बार जिन्वू के चेहरे पर डर नहीं था। वो मुस्कुराते हुए कहता है, क्या फर्क पड़ता है? मौत को तो मैं पहले भी करीब से देख चुका हूं। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। आ जाओ, देखते हैं किसमें कितना दम है। सबको चुन चुन के मारूंगा।
और फिर शुरू होता है मौत का तांडव। वो उन भेड़ियों को गाजर मूली की तरह काट देता है। स्क्रीन पर लगातार लेवल अप के नोटिफिकेशन आ रहे थे। तभी एक खास नोटिफिकेशन चमकता है, यू हैव एक्वायर्ड द टाइटल वुल्फ असासिन। जिन्वू ने सभी भेड़ियों का सफाया कर दिया था, लेकिन वो बुरी तरह थक चुका था और उसकी तलवार भी टूटने की कगार पर थी। उसे लूट में भेड़ियों के 34 नुकीले दांत, 2 पुराने खंजर, एक जादुई कोट और सबसे जरूरी चीज टेलीपोर्टेशन स्टोन मिल चुका था। वो एक पल के लिए सोचता है, क्या मुझे वापस चला जाना चाहिए? लेकिन फिर उसे लगता है कि शायद ताकतवर बनने का ऐसा मौका उसे दोबारा कभी ना मिले। अगर वो चला गया तो गेम की तरह ये डंजन भी हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। वो अपना डर पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का फैसला लेता है। दूसरी तरफ जूही को एक कॉल आता है कि शहर में एक डंजियन टूट गई है और वहां तुरंत हीलर्स की जरूरत है। इधर तहखाने में आगे बढ़ते हुए जिन्वू को सिस्टम का एक नया राज पता चलता है। राक्षसों के सिर पर लिखे नाम का रंग उनकी ताकत बताता है। व्हाइट कमजोर, ऑरेंज बराबर की टक्कर, रेड बेहद ताकतवर। जिन्वू तहखाने की गहराई में पहुंचता है। अचानक एक विशालकाय राक्षस तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है। जिन्वू उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी तलवार टूट जाती है। राक्षस के सिर पर नारंगी रंग में नाम चमक रहा था, किंग ऑफ द स्वैम्प, ब्लू वेनम, फैंग्ड कासाका। ये इस तहखाने का बॉस था। इसका कवच इतना मजबूत था कि बिना हथियार के इसे हराना नामुमकिन लग रहा था। कसाका जिन्वू पर जोरदार हमला करता है। लड़ते लड़ते जिन्वू बुरी तरह थकने लगता है। तभी उसे अपने पुराने दिन याद आते हैं, कैसे उसे सबसे कमजोर हंटर कहकर बेइज्जत किया जाता था। उसे याद आता है कि कमजोर इंसान हमेशा डरता है, उसका हमेशा मजाक उड़ाया जाता है। जब कोई ताकतवर सामने खड़ा हो तो आपकी अकलमंदी या रहमदिली आपको नहीं बचा सकती। अतीत के उस दर्द और गुस्से से जिन्हू के अंदर एक भयानक ताकत जाग उठती है। वो सीधा कसाका के ऊपर छलांग लगाता है और अपने नंगे हाथों से उस विशाल सांप का गला इतनी जोर से दबाता है कि उसकी सांसें वहीं उखड़ जाती हैं। बॉस वहीं ढेर हो जाता है। स्क्रीन पर नोटिफिकेशन चमकता है, लेवल अप। कसाका को हराने के बाद उसे एक नया हथियार मिलता है, कसाका का जहरीला खंजर, जो उसकी पुरानी तलवार से दुगना ताकतवर था। साथ ही उसे कसाका का जहर भी मिलता है। बॉस के मरते ही तहखाना वापस अपने सामान्य रूप में आ जाता है। जब जिन्वू तहखाने से बाहर निकलता है तो बाहर रात हो चुकी थी। तभी एक आदमी उसे रोकता है और कहता है, तुम उधर नहीं जा सकते। क्या तुमने खबर नहीं सुनी? मॉन्स्टर्स बाहर आ गए हैं। जिन्वू देखता है कि कालकोठरी के टूटने से एक बॉस मॉन्स्टर शहर में घुस आया है। वहां ई रैंक और डी रैंक के हंटर्स उससे लड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मॉन्स्टर का कवच इतना मजबूत था कि उनके हमलों का कोई असर नहीं हो रहा था। जूही भी वहीं थी, लेकिन अपने पुराने खौफ के कारण वो किसी की मदद नहीं कर पा रही थी। ये देखकर जिन्वू अपनी टूटी हुई तलवार निकालता है और पूरी ताकत के साथ इतनी भयंकर रफ्तार से फेंकता है कि वो सीधा जाकर मॉन्स्टर के मजबूत कवच को चकनाचूर कर देती है। कवच टूटते ही बाकी हंटर्स मिलकर उस मॉन्स्टर को मार गिराते हैं। एक हंटर हैरान था। वे अपने मन में कहता है, हमारे हमले तो बेकार थे, फिर अचानक इसका कवच कैसे टूटा? ये किसने किया? वे जमीन पर पड़ी उस आधी टूटी तलवार को देखते हैं। कोई नहीं समझ पाता कि ये चमत्कार किसने किया। लेकिन जूही जिन्वू को देख लेती है और कहती है, जिन्वू, ये तुमने किया।